to like and subscribe my videos and see us. हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। क्या है ना कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और स्टूडेंट की तैयारी कुछ खास हो नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोग को थोड़ा मदद कर दूँ तैयारी करने में। और इसमें देखिए ये गोल्डन का 12th क्लास का फिजिक्स गोल्डन का क्वेश्चन बैंक है। इसमें क्या है ना कि कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है मिस प्रिंट है और इसमें मिस प्रिंटिंग के कारण कुछ गलत आंसर दिए हुए हैं पीछे ऑप्शन में। तो मैं इसमें आपको थोड़ा आंसर इसका कुछ सुधार करवा देता हूँ। क्या है ना कि पब्लिकेशन वाले तो सही लिखते हैं उसमें, लेकिन प्रिंटिंग के दौरान कुछ मिस प्रिंट हो जाता है। मिस प्रिंटिंग की वजह से हम नहीं चाहते हैं कि जानकारी है तो कोई स्टूडेंट गलत पढ़े और गलत लिखे और उसका रिजल्ट गड़बड़ा जाए। इसलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा मदद करना चाहता हूँ और कृपया करके ऑब्जेक्टिव खास करके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका बहुत सारा इसमें गलत आंसर है। सब्जेक्टिव हालांकि सही है उसका आंसर और ऑब्जेक्टिव में कुछ मिस प्रिंट है, तो उसको मैं सुधारना चाहता हूँ आपके लिए। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता दूंगा उसका और कुछ अगल बगल के पॉइंट होगा उसके अगल बगल उसको भी डील कर दूंगा, तो उसको भी थोड़ा नोट कर लीजिएगा और मिला लीजिएगा। जैसे देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ 2021 का जो सेट है फिजिक्स का सेट ए, जो कि एग्जाम हुआ था उसका 1 तारीख 2 महीना 2021 को हुआ था। तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है ऐसे। उसमें से 35 क्वेश्चन चूज करना होता है, तो कोई 35 आप चूज कर सकते हैं, लेकिन उसका सही आंसर चूज करते ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए मैं बताता हूँ। जैसे देखिए पहले इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो देखिए प्रकाश के व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता का व्यतिकरण होता है, क्योंकि जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है तो प्रकाश की तीव्रता जो है उसकी सतह पर फैल जाता है और जिसके कारण से उसका जो बुलबुला होता है पानी का जैसे हो गया या तेल का या साबुन का बुलबुला, तो सब रंगीन नजर आता है। तो प्रकाश की व्यति के कारण तीव्रता का वितरण होता है। इसलिए पहला क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, तो पहला क्वेश्चन का आंसर है बी और इसमें लिखा हुआ है तीव्रता। ठीक, और इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है आपका कि फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर ए है। ठीक, और देखिए होता क्या है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि जब कोई वस्तु बहुत ही हाई स्पीड से मूव करता है, यानी कि बहुत उच्च वेग से, प्रकाश के वेग से, तो उसका कुछ द्रव्यमान होता है। तो फोटोन का कुछ ना कुछ गतिज द्रव्यमान होता है, लेकिन फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फोटोन जब रेस्ट में रहता है तो इसका द्रव्यमान 0 होता है। और जानकारी के लिए बताता हूँ कि फोटोन एक उदासीन कण है। ठीक, जैसे इलेक्ट्रॉन आपका ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, उसी तरह से फोटोन भी एक उदासीन कण है। ठीक, तो कभी कभी ऑप्शन में आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक उदासीन कण है। यदि न्यूट्रॉन के ना हो ऑप्शन में और फोटोन हो तो फोटोन को चूज करें, लेकिन इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर कभी 0 होगा। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और भी ऑप्शन है, देखिए 4 ऑप्शन है, लेकिन 4 ऑप्शन बताएंगे तो उसका वीडियो लंबा हो जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप अपना सही आंसर मिला लें। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि बोर का आवृत्ति शर्त होता है। बोर का आवृत्ति शर्त होता है, तो बोर का आवृत्ति शर्त है क्या कि देखिए होता क्या है कि जब परमाणु के, हम लोग जानते हैं कि ठीक बीच में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा होता है और कक्षाओं में कौन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन को जब किसी बाहरी स्रोत से ऊर्जा मिलता है, इलेक्ट्रॉन अपना निम्न ऊर्जा स्तर से जम करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, या जब वही इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो
ऊर्जा का उत्सर्जन कर देता है प्रकाश के रूप में। ध्यान सुनिएगा, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलता है तो यह निम्न ऊर्जा स्तर से जंप करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और यह जैसे मान लेते हैं कि इसका ऊर्जा है E1 पहला कक्षा का, दूसरा कक्षा की ऊर्जा है E2, तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा का जो अंतर होता है वह h के बराबर होता है, h के बराबर होता है। इसमें देखिएगा ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट दिया हुआ है। मेरे हिसाब से पहला कक्षा की एनर्जी थोड़ा कम होता है और दूसरा कक्षा की एनर्जी ज़्यादा होता है, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए था यहाँ पर E2 माइनस E1 बराबर h, क्योंकि ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन जो होता है फोटोन के रूप में होता है और फोटोन का ऊर्जा जो है h के बराबर होता है। इसमें h प्लैंक नियतांक होता है और प्लैंक नियतांक का मान होता है h बराबर 6.6262 और इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक, जब मैं प्लैंक नियतांक का मान पढ़ा रहा था तो मैंने एक बच्चा से कहा कि चलिए अब प्लैंक नियतांक का मान बताइए, तो ऐसे तो इसको पढ़ा जाता है 6.6262 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, लेकिन एक बच्चे ने बहुत मजाकिया तरीका से इसका व्याख्या किया। उसने इसको पढ़ा था कि 6.6262, जो कि वाकई एक मजाकिया तरीका है। तो इसको सुन के सब कोई हंसने लगा और उसके दिन से सब कोई इसको बोलने लगा कि 6.6262 गुना 10 के पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये भी एक याद करने का अच्छा तरीका है प्लैंक नियतांक के मान। लेकिन इसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से तीसरा का जो आंसर है बी होगा। ठीक, जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो देखिए सूर्य और तारों में नाभिकीय संलयन होता है, क्योंकि सूर्य और तारों का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य और तारों से अनंत ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो चौथा का ऊर्जा जो है आपका डी होगा। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। तो ऑप्शन ए में है चांदी, बी में है तांबा, सी में है सोना और डी में है जास्ता। तो देखिए चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, सर्वश्रेष्ठ चालक इसको बोला जाता है। और सबसे खराब चालक बोला जाए तो उसको बोला जाता है सिरामिक्स को बोला जाता है सबसे खराब चालक, और सबसे अच्छा चालक में आपका चांदी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा आपका वो ए होगा। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि नूर गेट का बुलियन व्यंजक होता है। तो नूर गेट का बुलियन व्यंजक आपका होता है 6 नंबर सिक्स नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, जो कि बुलियन व्यंजक आपका होता है कि a प्लस बी के ऊपर बार इज इक्वल टू वाई। ऐसे गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला गेट होता है आपका और गेट, जिसका व्यंजक बुलियन व्यंजक होता है आपका और गेट का a प्लस बी बराबर वाई। दूसरा गेट आपका होता है एंड गेट, उसका व्यंजक होता है a डॉट बी बराबर वाई। और तीसरा गेट आपका होता है नोट गेट, जिसका व्यंजक होता है a के ऊपर बार इज इक्वल टू वाई। और बाकी जो है 2 और गेट है, एक नंद गेट है एक नोट गेट है। तो नंद गेट और नोट गेट जो है इन्हीं तीनों में से कोई 2 गेट के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। जैसे देखिए ये किसका है, ये आपका है और गेट। ठीक, और ये वाला है आपका एंड गेट और ये वाला है आपका नोट गेट। तो जब हम लोग और गेट और नोट गेट को मिलाते हैं, और गेट और नोट गेट को मिलाते हैं तो उससे हमारा बनता है, इसको और इसको मिलाते हैं तो इससे हमारा बनता है नोट गेट। और जब हम लोग एंड गेट और नोट गेट को मिलाते हैं तो इससे हमारा बनता है नंद गेट।
अब देखिए नोट गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है, जैसे ए के ऊपर देखिए यहाँ पर बार है, उसी तरह से ए प्लस बी के ऊपर बार लग जाएगा, तो इसका बुलियन व्यंजक जो आपका होगा, सॉरी इसका मैंने गलती लिख दिया है, इसका होगा नोट गेट होगा, नोट। इसका हो जाता है ए प्लस बी के ऊपर बार बाय, और इसका जो होगा ये आपका हो जाएगा ए और डॉट बी इज इक्वल टू वाई, ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई के ऊपर बार हो जाएगा। तो इस तरह से पांचों गेटों का बुलियन व्यंजक याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हर साल कोई ना कोई एक टपक ही जाता है। टपकने का मतलब आ जाता है, कोई छत नहीं है कि टपकेगा बारिश हो रहा तो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि द्विआधारी संख्या 1001 की दशमिक संख्या होती है। तो देखिए क्वेश्चन दिया है 1001, यह द्विआधारी संख्या है, पूछ रहा है कि इसकी दशमिक संख्या क्या होगी। इसको बनाना बहुत आसान है। इसमें क्या किया जाता है कि देखिए 1 है, तो 1 को हम लोग क्या करते हैं कि 1 इंटू 2 के पावर 3, जैसे 1 के बाद जितना नंबर रहेगा उतना ही 2 के पावर में चढ़ाते हैं। देखिए 1 लिखे हम, और इसके बाद 3 नंबर है, 2 के पावर 3, फिर प्लस 0 और इंटू, फिर इसके बाद 2 नंबर है, तो क्या लिखेंगे 2 के पावर 2, फिर इसके बाद 0 को लिखेंगे, और 0 के बाद देखिए 1 नंबर है, तो लिखेंगे 2 के पावर 1 प्लस फिर 1 और गुना 2 के पावर 0। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 1, यानी कि 8 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। अब देखिए ऑप्शन में हम लोग देख लेंगे कि ऑप्शन कौन में है, तो ऑप्शन सी में है आपका 9। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है सी। आंसर में लिखा हुआ है 9 10। इसका मतलब होता है कि ये जो आपका संख्या है 9 वो दशमिक पत्ती में है, और इसका मतलब होता है कि 1001 जो है ये आपका द्विआधारी पत्ती में है। ठीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो ऑप्शन ए में है कि एसी को डीसी बदलता है, जो कि गलत है, और बी में है कि यह डीसी को एसी बदलता है, ये भी गलत है। सी में है कि यह डीसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है, ये भी गलत है, और डी में है कि यह एसी वोल्टता को बढ़ाता है घटाता है, यह सही है। क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है केवल एसी के लिए काम करता है, डीसी के लिए काम नहीं करता है। यह एसी करंट की धारा और विभवांतर को बढ़ाने या घटाने का करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का होगा सही आंसर डी है। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक आपका होता है एम्पियर मीटर, क्योंकि उसका चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का क्वेश्चन नंबर कितना था 9 है। 9 का आंसर नंबर आपका सी होगा। इसका सही आंसर है एम्पियर मीटर। इसके बाद है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो ये तो याद करने वाला पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है बी 90 डिग्री। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो 10 का आंसर सही आंसर है आपका बी, जिसका वैल्यू कितना है 90 डिग्री है। लेकिन यही क्वेश्चन में यदि पूछे कि पृथ्वी के विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होगा, तो पृथ्वी की विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। क्योंकि जैसे हम लोग चुंबकीय ध्रुव से पृथ्वी की विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो नमन कोण का मान घटते घटते 0 घटने लगता है, और विषुवत रेखा पर पहुंचते हैं तो नमन कोण का मान 0 हो जाता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है,
क्योंकि देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है वो किसी पदार्थ का होता है, और हम लोग जानते हैं कि निर्वात में कोई ऐसा पदार्थ मौजूद नहीं होता है, यहाँ तक कि हवा भी नहीं होता है। तो जब वहाँ पर पदार्थ ही नहीं है तो चुंबकीय प्रवृत्ति किसका होगा? क्योंकि कोई पदार्थ रहेगा तब ना उसका चुंबकीय प्रवृत्ति होगा। तो वहाँ पदार्थ की मौजूदगी नहीं होने के कारण निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है, तो इसलिए 11 का सही आंसर डी होगा। तो 11 का सही आंसर डी। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि चुंबकशीलता म्यू, चुंबकशीलता यह किसका भाई है? विद्युतशीलता का भाई है। और चुंबकशीलता का सही संबंध होता है इसके लिए सही संबंध होता है म्यू बराबर बी बाई एच। तो हम ऑप्शन देखेंगे कि कौन में है, तो इसका 12 ऑप्शन में है म्यू बराबर बी बाई एच, इसलिए 12 का आंसर होगा बी। तो खुशी की बात है कि इसमें भी बी। चलिए ठीक है, तो 12 के आंसर हो जाएगा म्यू बराबर बी बाई एच। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि चुंबकीय यमोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण डेल्टा बी का क्षैतिज घटक बी एच और बी का उदग्र घटक बी भी होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13 फॉर्मूला होता है आपका कोस डेल्टा बराबर बी एच बाई बी, बी एच बाई बी फॉर्मूला होता है। तो ऐसा ऑप्शन हम लोग खोजेंगे तो ऐसा ऑप्शन तो कोई है नहीं इसमें, इसलिए इसको क्या करेंगे इंटू कर देंगे। तो इंटू करेंगे तो बी एच बराबर क्या हो जाएगा? बी एच बराबर हो जाएगा बी कोस डेल्टा। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं। हाँ 13 का ए में ऐसा ऑप्शन है, इसलिए 13 का सही ऑप्शन आंसर होगा ए। इसको मिलाते चलिएगा, मिलाना है, क्योंकि देखिए इसको मिलाइएगा तभी आपको मिलेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या मिलेगा। सब चीज़ हम नहीं बता सकते हैं, पढ़ा रहे ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है ई क्रॉस बी के समांतर, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समांतर। और ऐसा ऑप्शन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 के डी में है, इसलिए 14 का सही आंसर होगा आपका डी। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि वोल्ट मीटर मापता है। तो वोल्ट मीटर जो है आपको देखिए नाम से ही पता चल रहा है, वोल्ट लग रहा है कि कोई वोल्टेज संबंधित है, और वोल्टेज हम लोग विभवांतर को ही बोलते हैं। तो इसलिए 15 का सही आंसर होगा बी, विभवांतर। बी। और 16 का है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो इसका मान होता है आपका 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और इस प्रकार का ऑप्शन जो है आपका ए में है, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अब 17 में है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो इसमें से जो संबंध दिया हुआ है उसमें से संबंध ई बराबर जो फॉर्मूला होता है F/Q, यह संबंध सही है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है ई बराबर F/Q, जहाँ F होता है विद्युत बल और Q होता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश तो ये संबंध सही है। यदि इसी संबंध को मान लीजिए कि इस प्रकार से भी दिया है F बराबर Q × E, तो यह भी सही होगा, क्योंकि इससे इसमें हम गुना करेंगे, पैंचिया गुना करेंगे, तिरछा गुना, तो F बराबर आ जाएगी। तो ऑप्शन जो है आपका 17 में ए सही है। ठीक। और देखिए इस तरह का जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, यदि ये जो क्वेश्चन बैंक है इसको पूरी तरह से बना लिया जाए तो कम से कम मेरे ख्याल से 70 में कम से कम 30-35 क्वेश्चन आराम से लड़ जाएंगे। तो और थोड़ा बहुत किताब भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से इसी से लड़ जाएगा।
लेकिन इसको यदि पूरा बना लिया तो कुछ ना कुछ तो एग्जाम में आ ही जाएगा नंबर, वो भी अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। 17 का आंसर ए हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विद्युत विभव बराबर होता है। तो देखिए विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q, और यह जो ऑप्शन है ये बी में है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक, और इसके बाद है कि विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का मात्रक याद करने से पहले देखिए बता दे रहे हैं आपको कि विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का फॉर्मूला होता है P बराबर Q गुना 2L। ठीक, Q होता है आवेश और आवेश का मात्रक होता है कूलम। 2L होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि -Q है और यहाँ जो है तो +Q है, और दोनों के बीच की दूरी है 2L। तो यही होता है आपका दूरी है, एक प्रकार का सभी प्रकार की दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो इसलिए विद्युत विद्युत घूर्ण का जो ऐसे मात्रक है वो कूलम मीटर होगा, और ऐसा ऑप्शन जो है 19 का ए में है। ठीक, तो 19 का ए सही आंसर है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1 फैराड बराबर होता है। तो देखिए जैसा कि संधारित्र की धारिता एक होता है जिसमें हम फॉर्मूला पढ़ते हैं Q बराबर CV। हम लोग जानते हैं कि C धारिता होता है, धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि फैराड बराबर क्या होता है, तो C बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका Q/V। अब देखिए इसको धारिता का मात्रक तो फैराड होता है, तो इसको हम मान लेते हैं 1 फैराड, और आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो इसको मानते हैं 1 कूलम। विभव का होता है वोल्ट, तो इसको मान लेते हैं 1 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा 1 कूलम वोल्ट इनवर्स, और ऐसा ऑप्शन जो है आपका बी में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो इसका 2 आंसर होता है, लेकिन हम लोग ऑप्शन के अनुसार कोई एक चुन लेंगे। पहला तो इसका फॉर्मूला होता है U बराबर ½ CV², जो कि ऑप्शन में देखेंगे। तो ये ऐसा ऑप्शन है बी में, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। लेकिन कभी कभी मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है लेकिन उसमें ये सब में से जो ऑप्शन गिवन है उसको चार, तो उसमें से ये ना रहे, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है आपका U बराबर होता है Q²/2C। तो इसको भी आप खोज सकते हैं, जब E नहीं मिलेगा तो इसको खोजेंगे। ठीक, और यदि मान लीजिए कि ये भी ऑप्शन में है और ये भी ऑप्शन में है, तो पहले जो भेटा जाएगा उसी को लेंगे, क्योंकि और यदि एक ही ऑप्शन में 2 आंसर सही होता है तो जो पहले हमको मिलता है हम लोग उसी को सही मानते हैं। जैसे कि हम लोग कोई सामान खरीदने जा रहे हैं और जो सामान हमको अपने घर से 500 मीटर की दूरी पर मिल रहा है और वही सामान 10 किलोमीटर दूरी पर मिल रहा है और दोनों का रेट सेम है, तो हम नज़दीक वाले में खरीदेंगे, दूर वाला क्यों जाए खरीदने। दूर में खरीदना मूर्खता ही होगा, तो इसीलिए उसको नज़दीक वाला ऑप्शन को चुनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है। तो देखिए जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान समान होता है, जबकि धारा जो है बंटवारा हो जाता है धारा का। और श्रेणी क्रम में क्या होता है कि विभवांतर सबके लिए अलग अलग होता है और धारा सबके लिए एक समान होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होती है, तो समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है और धारा का बंटवारा हो जाता है, यानी कि धारा अलग अलग होता है। तो इसका 22 का आंसर हो जाएगा आपका ए, विभवांतर। और यदि श्रेणी क्रम में पूछता है कि श्रेणी क्रम समूहन के लिए कौन सी राशि समान होती है, तो उसका आंसर होता है धारा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि 1 हेनरी बराबर होता है। इसका तो 2-3 ऑप्शन सही है, लेकिन देखेंगे पहले कौन है।
देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 मिली हेनरी बराबर होता है 10 के पावर -3 हेनरी। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 मिली हेनरी बराबर 10 के पावर -3 गुना 1 हेनरी। तो ये भागा में आएगा आपका, तो 1 मिली हेनरी बराबर हो जाएगा 10 के पावर -3 हेनरी। सॉरी, यहाँ पर बचेगा 1 हेनरी। यह जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका 10 के पावर 3 हेनरी। पावर नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 हेनरी बराबर आपका हो जाएगा 10 के पावर 3 मिली हेनरी। तो ये एक ऑप्शन सही है। और देखिए इसका दूसरा ऑप्शन भी सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रो हेनरी बराबर होता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही। नहीं तो माइक्रो में तो -6 होता है। तो ऐसा ही मान लीजिए कि यदि ऑप्शन रहता है इसमें कि 1 माइक्रो हेनरी बराबर, हम जानते हैं कि 10 के पावर -6 हेनरी होता है, तो 1 हेनरी बराबर हो जाएगा आपका 10 के पावर 6 माइक्रो हेनरी। लेकिन ऐसा ऑप्शन बुक में आपका नहीं दिया हुआ है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन जो है आपका ये सही है। तो 23 का ए सही है कि 1 हेनरी बराबर 10 के पावर 3 मिली हेनरी। अब क्वेश्चन नंबर 24 है कि रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो देखिए रेडियो एक्टिव तत्व के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके लिए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा बी। 24 का सही आंसर क्या होगा? बी। और बी में लिखा हुआ TA बराबर 1/λ, जहाँ TA होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन का औसत आयु। यानी कि जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय शुरू होता है तो उसको पूरी तरह से विघटित होने में जितना समय लगता है तो उसी समय को हम लोग उसका औसत आयु कहते हैं। और यह जो लैम्डा होता है वो विघटन नियतांक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो देखिए इसको बारी बारी से जांच करना पड़ेगा, लेकिन एक बात कॉमन दिया हुआ कि सब में बराबर में 12 दिया हुआ। तो हम ऑप्शन नंबर ए को ही चेक कर लेते हैं। 25 का आंसर है आपका ए, लेकिन फिर भी आपको चेक करके दिखा देते हैं। देखिए लिखा हुआ इस प्रकार से 1100 और दशमिक में बराबर 12। इसको चेक करके देखते हैं कि 12 आता है कि नहीं। तो देखिए 1 के बाद कितनी संख्या है? 3। तो 1 गुना 2 के पावर 3 और प्लस 1 के पावर बाद 2 है, इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 और 0 गुना 2 के पावर 1 और प्लस 0 गुना 2 के पावर 0। ये सबका वैल्यू 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 8 + 4 हो गया 12, जो कि यानी कि 25 का ऑप्शन ये सही है। इसके बाद देखिए आ गया क्वेश्चन कि मूल गेट निम्नलिखित में से मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि मूल गेट 3 होते हैं। एक होता है और गेट, और एक होता है एंड गेट, और एक होता है नोट गेट। तो उसके लिए देखते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा कि मूल गेट 3 ही होता है, और नोट एंड। ठीक, देखिए इसके बाद है 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है। तो अल्फा कण एक आवेशित कण है जिस पर आवेश का मान होता है आपका 26 नंबर क्वेश्चन का मैंने ऑप्शन नहीं बताया। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ए है। और क्वेश्चन नंबर जो 27 है आपका, तो उसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन आवेशित कण नहीं है। तो फोटोन के बारे में मैंने बताया था कि फोटोन एक उदासीन कण है जिसका विराम द्रव्यमान का मान 0 होता है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। बाकी अल्फा कण है तो वो भी आवेशित होता है जिस पर आवेश का मान होता है +3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अल्फा कण पर आवेश का मान कितना होता है? +3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। इसको भी याद कर लीजिएगा, हो सके कि जो एग्जाम में आया हुआ है थोड़ा दूसरा प्रश्न हट के। बीटा कण पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, जो कि होता है -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो जानते ही हैं -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर
28 में है कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड पीला, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है, तो इसका होता है 4। तो क्वेश्चन नंबर 27 का तो मैंने ऑप्शन बता दिया कि ये है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सही ऑप्शन होगा डी, जिसमें मान कितना दिया हुआ है 4। देखिए इसका एक ट्रिक होता है कार्बन प्रतिरोध कलर कोड याद करने का। बी बी रोए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। तो ब्लैक के लिए 0 होता है, ब्राउन के लिए 1 होता है, रेड के लिए 3 होता है, ऑरेंज के लिए 4 होता है। सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर इसके लिए 0 है, इसके लिए 1 और इसके 2 है और इसका 3 है और इसका 4 है। बीबी रोए, अब किसकी बीबी रो रही है तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन इसका याद करने का तरीका है कि बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। तो उतना से हम लोग का काम नहीं है, 5 से हम लोग का काम हो जाएगा। ये ब्लैक के लिए 0 होता है, ब्राउन के लिए 1 होता है, रेड के लिए 2 होता है, ऑरेंज के लिए 3 होता है और येलो के लिए 4 होता है। तो हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी है, क्योंकि पीला का पूछ रहा था, पीला के लिए 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है कि किसी माध्यम की अपेक्षित प्रवृत्ति एप्सिलॉन आर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन है, ऐसे हम लोग जानते हैं कि अपेक्षित प्रवृत्ति होता है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटन एप्सिलॉन नॉट। इसको बोला जाता है किसी माध्यम की अपेक्षित प्रवृत्ति, और अपेक्षित प्रवृत्ति का फॉर्मूला होता है बटा एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। इसका परिभाषा होता है किसी माध्यम की प्रवृत्ति और निर्वात की प्रवृत्ति के अनुपात को अपेक्षित प्रवृत्ति कहते हैं। और इसमें देखिए एप्सिलॉन आर जो होता है निर्वात का प्रवृत्ति होता है और इसका वैल्यू होता है आपका 8.854 गुण 10 के पावर -12 फैराडे मीटर इनवर्स। हो सकता है कि किसी साल एग्जाम में पूछा होगा, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। लेकिन मैंने तो आपको बता ही दिया कि क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन जो है आपका ए है, क्योंकि ए में इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो आवेश Q से r दूरी पर विभव पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन होता है विभव का V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R। तो ऐसा ऑप्शन जो है आपका ए में है, इसलिए 30 का सही आंसर ये होगा। एक और मैंने आपको विभव का फॉर्मूला बताया था, लेकिन उसमें दूरी का जिक्र नहीं होता है, V बराबर W/Q। यह भी विभव का फॉर्मूला है, लेकिन यह कार्य और आवेश के पदों में होता है, और यह जो आपका आवेश और दूरी के पदों में होता है, जबकि 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट होता है, जिसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा, और बी में क्या लिखा हुआ है, कुल आवेश और बटा कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। अब देखिए ये तो हुआ आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसका मैं मात्रक बता देता हूँ। इसका मात्रक तो ऑप्शन सही है इसका भी, लेकिन इसका मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसके अलावा 2 प्रकार का और भी होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसमें एक होता है आवेश का रैखिक घनत्व और एक होता है आवेश का आयतन घनत्व। तो आवेश का रैखिक घनत्व का फॉर्मूला होता है कुल आवेश और बटा कुल लंबाई, और हाँ लंबाई ठीक है, कुल लंबाई। ये आपका आवेश का रैखिक घनत्व है, और इसका मात्रक होता है कूलम मीटर इनवर्स,
और इसको मैंने लिख दिया कूलम मीटर इनवर्स 2। एक होता है आवेश का आयतन घनत्व, तो उसका होता है आपका कुल आवेश और बटा कुल आयतन, तो उसका हो जाएगा कूलम प्रति मीटर क्यूब। और इसका बीमा भी बता देता हूँ, इसका बीमा होता है ATL इनवर्स 2, और इसका बीमा होता है ATL इनवर्स, और इसका बीमा होता है ATL इनवर्स 3। क्योंकि आवेश का बीमा 80 होता है और आयतन का बीमा LK हो जाएगा, जो कि ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। यहाँ लंबाई का L होता है जो कि ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, और यहाँ क्षेत्रफल का A स्क्वायर होता है जो कि ऊपर जाएगा इनवर्स में हो जाएगा। और तीनों के तीनों अदिश राशि है, ठीक। लेकिन इतना जानकारी देने के लिए मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। इसका 31 का सही आंसर B है। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 से पूछ रहा है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आपका आंसर है वो A होगा, जिसका सही आंसर कितना है 80। चलिए, और मान लीजिए कि यदि क्वेश्चन में कभी निर्वात के लिए पूछे कि निर्वात के लिए परावैद्युत स्थिरांक का मान कितना होता है, तो निर्वात या हवा के लिए परावैद्युत स्थिरांक का मान 1 होता है। तो यदि पूछेगा तो बता देंगे कि निर्वात या हवा के लिए परावैद्युत स्थिरांक का मान 1 होता है। परावैद्युत स्थिरांक जो है अपेक्षिक परावैद्युता का ही दूसरा नाम है, तो इससे घबराए नहीं। अपेक्षिक परावैद्युता को ही हम लोग परावैद्युत स्थिरांक के नाम से भी जानते हैं, और परावैद्युत स्थिरांक को या अपेक्षिक परावैद्युता हो, दोनों को हम लोग एक ही संकेत से लिखते हैं, और वो संकेत है आपका एप्सिलॉन आर। तो 32 का आंसर तो हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो देखिए हमारा पृथ्वी जो है एक गोलीय चालक, पृथ्वी जो है हमारा एक गोलीय चालक व्यवहार करता है, और गोलीय चालक की धारिता होती है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। तो इस प्रकार का ऑप्शन जो है बी में है, तो 33 का सही आंसर होगा आपका बी। और सभी प्रकार के गोलीय चालक की धारिता यही होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। हमारा पृथ्वी भी एक गोलीय चालक है जिसकी धारिता इतना है, और यदि पृथ्वी के धारिता ज्ञात किया जाए तो उसका धारिता आता है आपका 711 माइक्रोफैराड आता है, यदि धारिता ज्ञात कीजिएगा तब इसमें। क्योंकि देखिए इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है उसका हो जाता है आपका, इसको बता देता हूँ ना कि कैसे निकलता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ लेकिन इसको यदि पलट दिया जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाता है 1/9 × 10⁻⁹ देखिए धारिता निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और इसको हम पुट कर देंगे 1/9 × 10⁻⁹ और पृथ्वी का त्रिज्या होता है 6400 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से हम गुणा कर देते हैं, 1000 से गुणा कर देंगे। उसके बाद इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 शून्य है और यहाँ पर 3 शून्य है, 10 के पावर 5 शून्य हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा आपका, तो बचेगा 64/9 और इंटू 10⁻⁻⁴ बचेगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करके आपका आता है कितना आता है 711 माइक्रोफैराड में आएगा। तो ऑप्शन को आप याद कर सकते हैं, पृथ्वी की धारिता जो होती है 711 माइक्रोफैराड होती है, और उसका ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि 1 एम्पियर बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 को हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि 1 कूलम बराबर कितना होता है। हम जानते हैं कि Q बराबर फॉर्मूला होता है IT, तो 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड।
तो क्वेश्चन पूछ रहा है 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम और बटा 1 सेकेंड। और ऐसा ऑप्शन जो है 34 के ए में है, इसलिए 34 का सही ऑप्शन ए होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है कि विद्युत बल की इकाई होती है। तो देखिए विद्युत बल जो है एक प्रकार का बल नहीं होता है, विद्युत बल एक प्रकार का ऊर्जा होता है और दुनिया में सभी प्रकार के ऊर्जा का एक ही इकाई होता है और वो होता है जूल। और क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बी में जूल लिखा हुआ है, तो 35 का हो जाएगा सही ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में है औसत रंग पीला के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो 36 का सही आंसर ए होगा, 36 का सही आंसर ए है और उसके ऑप्शन में लिखा हुआ है म्यू इज इक्वल टू म्यू आर प्लस म्यू भी बट्टा में दो, बट्टा में दो मतलब कि 2 रुपया हो 2 रुपया। ऑप्शन लगा दो ए में सही बरूए। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में है कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की औसत शक्ति होती है। तो देखिए समांतर सतह वाली कांच की पट्टी जो होती है एक्चुअल में वो साधारण ग्लास होती है और साधारण ग्लास का कोई पावर नहीं होता है और पावर को हम लोग शक्ति बोलते हैं, तो इसका शक्ति हो जाएगा 0। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी सही है, क्योंकि साधारण ग्लास का कोई पावर नहीं होता है, शक्ति नहीं होता उसका, तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। यह तो प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका फॉर्मूला होता है आपका म्यू भी और माइनस म्यू आर इनटू ए, और ऐसा ऑप्शन जो है आपका ए में, तो 38 का ए सही है ऑप्शन। और 39 नंबर में कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए खगोलीय दूरदर्शी जो होता है उसका उपयोग हम लोग आकाशीय पिंडों को देखने के लिए करते हैं और वो भी रात के समय। तो रात से रात्रि के समय तो ऐसे ही उससे प्रकाश कम आता है, तो उसमें 2 लेंस होता है उसके नली में, एक आगे होता है तो आगे वाला लेंस को बड़ा रखा जाता है, पीछे वाला लेंस थोड़ा छोटा होता है। आगे वाला लेंस को हम वस्तु लेंस कहते हैं और उसके फोकस को एफ से लिखते हैं, और जो आँख के पास लेंस होता है उसको नेत्रिका लेंस कहते हैं, उसको एफिस लिखते हैं। आगे वाला लेंस का फोकस दूरी ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से हो जाएगा आपका एफ ओ ग्रेटर देन एफ ई, और ऐसा ऑप्शन किस में है, तो ऐसा ऑप्शन आपका बी में है, इसलिए 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बी होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। देखिए मैंने बताया था आपको कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान जो है और निर्वात में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। ये पूछ ही दिया ससुरा, एक तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये कितने है 40 में, एक आंसर सी है। ऐसे ओकरे में 40 में दिया हुआ है कि हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, हम बताए थे। देखिए पूछ दिया एक में, ध्यान में था इसलिए बता दिए, चलिए काम में आ गया, ये तो काम ध्यान हो गया भाई। चलिए मजा आ रहा है बता रहा हूँ, ये बदल के चीज आगे पूछ ले। चलिए इसके बाद देखिए विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। अरे मर्दे ये पूछ दिया, देखिए आगे बताए थे 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो हम बताए थे। देखिए हम बताए थे आपको कि ई बराबर होता है ए बटा क्यू, फॉर्मूला ए बराबर होता है कौन होता है क्यू इंटू ई हो जाता है। एफ जो है आपका बल है वो बराबर होता है क्यू इंटू ई के बराबर। 41 में देख लीजिए ऑप्शन कौन है, ए, दम लड़ गया का, तो गर्दा गर्दा लगता है कि हो जाएगा। 41 के आंसर होगा आपका ए। मजा आ रहा है भाई बताओ में, वो अलग बात है कि रात के 2 बज रहा है, लेकिन जानते हैं बनाने में बड़ा मजा आ रहा है। अरे हमारा पढ़ावे से लेकिन पास हो जाएगा तो हमारा क्या दिक्कत, हमारा 1 महीना जाग लेंगे तो इतना कितना नींद लेते रहेंगे, लेकिन पास हो जाएगा एक बार तक, खाली पास तो हो जाएगा, लेकिन के फिर तो आराम से सुतल जाएगा चद्दर टांग के
अपन रजाई अपन खटिया फिर क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो है उसका देखिए कुछ इस तरह से डायग्राम है, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही आसान है, इसमें थोड़ा बताना पड़ेगा हमको। कैसे आसान क्वेश्चन बताऊँ, मजा आता है, जान ही रहे हैं अभी लेकिन वही ताक रहा था कि सर जी कब बताएंगे। चलिए हम बता देते हैं, काशी हमारा लगी तो कुछ ज़्यादा ही भारी लग रहा है। देखिए ई जो है बीच में वो तार जोड़ दिया है सर, देखिए दोनों कितना अच्छा से कनेक्टेड था, अब बीच में इस ससुर आगे घुस गया, सारा काम बिगाड़ दिया। तो ई का हुआ कि जैसे जब धारा का प्रवाह होगा या आवेश का प्रवाह, तो इसको आवेशित होने ही नहीं देगा, आवेश इनमें से चल जाएगा, कनेक्शन बिगाड़ दिया के बीच में, इसीलिए ई जो है प्रभावी संधारित्र नहीं होगा, इसलिए संधारित्र का केवल एक ही प्रभावी धारिता होगा, ई होगा सी है, जो कि मान लेकर कितना दे रहे हैं, एक मान सी दे रहे हैं, इसलिए 42 का सही आंसर क्या होगा, ए होगा। सही लगा लीजिए, ठीक है। काम बिगाड़ दिया, देखिए दोनों कितना से कनेक्टेड था, बीच में जाके घुसा दिया टाइम, अभी दोनों के कर दिया भंग, कितना अच्छे से बेचारा कनेक्टेड था सर, इसीलिए ई वाला आवेशित नहीं होगा, आपका ए ही वाला आवेशित होगा, एकर प्रभावी धारिता का होगा सी होगा, इस पूरा प्रतिरोध सॉरी परिपथ का। अब मर्दे बताते बताते लाइन से बता रहे कॉपी से। 43 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो देखिए प्रकाश वर्ष होता क्या है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी कि प्रकाश वर्ष एक प्रकार का दूरी मेजर करने का तरीका है। तो पूछ ही रहा है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो इसका सही आंसर ये होगा। तो 43 से दूरी दे रहे हैं, 43 से मार दीजिए, हो गया, चकाचक रिजल्ट आएगा एक से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है एक्चुअल में वो उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस में जब वस्तु जो है फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में होता है तो उसका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 44 ए है, तो क्वेश्चन नंबर 44 के ए लिखिए, 44 के ए है सही आंसर। 45 में दिले है कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो देखिए उत्तल लेंस द्वारा जो होता है वो दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, और अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो फिर रुकिए पहले हमको बता दीजिए, 45 का सही आंसर जो है आपका ये है आपका बी, क्योंकि हम लोग उत्तल लेंस द्वारा दूर दृष्टि दोष को दूर करते हैं और अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं, और बाइफोकल लेंस द्वारा ज्यादा दृष्टि दोष को दूर करते हैं, और बेलनाकार लेंस द्वारा अबिंदुकता दोष को दूर करते हैं। चारों का मैंने बता दिया, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है, दो दृष्टि दोष के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद है आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46 में आपका पूछा ठीक है, हाँ पूछा है वन विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो देखिए इसके लिए आपका 46 का ऑप्शन ए सही दिया हुआ है, ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू वाई माइनस 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में है कि निर्वात में प्रकाश का वेग c है और कांच के लिए म्यू बराबर 3/2 है, तो इसमें इसका मान क्या होगा। अब देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 3/2, निर्वात में प्रकाश की चाल c है, पूछ रहा है किस में
माध्य तो तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। तिरछा तिरछी गुना मतलब कैंचिया गुना। एकरा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3cm। ऐसे हर एक राज्य में 1 ही cm होता है, लेकिन यहाँ पर गुना करता तो क्या गया 3cm। ये तो कमाल हो गया। 3cm cm बराबर क्या हो जाएगा 2cm बटा में 3 2c बटा 3। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन बी में है तो 47 का सही ऑप्शन क्या? 47 का सही ऑप्शन बी होगा। अब क्या? अब देखिए क्वेश्चन 48 में दिले है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई जो होती है वो होता है L बराबर FO प्लस FE। और ऐसा ऑप्शन जो है ना 48 के डी में मार देते हैं, डी में सही हो जाएगा क्योंकि यही महीने है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति इसे तो अनंत तक ले देख सकता है, लेकिन ऑप्शन में तो अनंत है ये नहीं है। तो सबसे नजदीक में हम 25 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकते हैं। तो सबसे 25 सेंटीमीटर एक में है। 49 का जो ऑप्शन जो होगा ना वो सी है। सी में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, इसलिए 49 के सही आंसर लगा लीजिए सी। सी देंगे। अरे सी ना कहा है तो फाड़ देंगे। अभी देखिए ना आगे ये ऑप्शन है तो ज्यादा करवा देंगे, पैसे नहीं आएगा रिजल्ट। इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन लगी हम रिजल्ट। अरे हमारा बच्चे लेकिन कभी बतवा बढ़ा दे एकरा लगे कि पढ़ा रहे हम लाइक वन लाइन पढ़ा हमरा का जरूरत था। इतना रात के सब कुछ सुत रहा है पागल जैसे पढ़ा रहे हैं सब। कोई बात नहीं। 50 नंबर क्वेश्चन में है कि टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो हम लोग जानते हैं कि H बराबर फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी नहीं बोल रहे हैं, आर टी बोल रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना सब, बड़ा ध्यान जाता है सब। 50 के सही तो सी होगा कैसे ओकरे में ऐसा था तो आई स्क्वायर आर टी। अब है 51 नंबर। 51 नंबर कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि टेस्ला का एक और मात्रा होता है 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। और देखिए कुछ ऐसा के देले है एकरा में तो देखते हैं कितने है। और तरीके ऑप्शन ए में है 51 की ये होगा 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बटा में करके दिले ताकि हम लोग घबरा जाए। घबराएंगे मार के फेंकना देंगे तो जान ले लेंगे पूरा 70 बनाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 प्रतिवर्ती धारा का आरएमएस का मान आई आरएमएस और प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान आई नोट के बीच संबंध होता है। तो देखिए एक संबंध होता है आपका ऐसे आरएमएस। देखिए आई आरएमएस का फॉर्मूला होता है आई नोटा बटा में √2। लेकिन ऐसा ऑप्शन कोई दिया हुआ नहीं है इसमें। लेकिन क्वेश्चन में अगला बार पूछ लेता पिछला बार हम देखे थे, लेकिन वो वीडियो नहीं बनाए थे। हम सोचे थे कि लड़कन ऐसे पास हो जाता है सर, लेकिन देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में गड़बड़ा ही जा रहा है हर बार, इसीलिए सोचे कि सब हम बना देते हैं। तो ऐसा ऑप्शन तो है नहीं। तो एक जब हल करते हैं हम लोग, हल के मतलब कि अब किसान भी हल मांगे जाएंगे। एक √2 से ऊपर नीचे गुना करते हैं। देखिए ऐसे परिमेयकरण जिसको बोलते हैं √2 से नीचे गुना होगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 गुना आई नोट बटा में 2। देखिए 2 से अगर हम लोग भाग देंगे ना
आएगा 0.707। देखिए ऐसा ऑप्शन होगा कहीं पर IRMS बराबर कितना है 0.707 आई नोट। ई ऑप्शन में जो है नु सी में है, इसीलिए 52 का सही आंसर क्या होगा सी होगा। लेकिन एक ध्यान रखना है भाई, एहू एग्जाम में पूछले हैं कई बार, ठीक ना। एहू होता है IRMS बराबर आई नोट पर रूट 2 एकरा हिसाब से तुम मार ही देगा सी दिए करा मिटा दे रहे हैं, ठीक नु। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 पूछले है कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। तो देखिए प्रेरणिक प्रतिघात का फॉर्मूला हम जानते हैं कि एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, और ऐसा ऑप्शन जो है बी में है, इसके 53 का सही आंसर क्या होगा 53 का सही ऑप्शन होगा बी। ऐसे में ओमेगा एल एग्वाल बता रहे हैं, एग्वाल होता है धारितीय प्रतिघात, कहीं वो बीच दिया न तो काम ही गड़बड़ा जाएगा। धारितीय प्रतिघात होता है आपका XC बराबर 1 बटा ओमेगा सी, ठीक हो। ये हो गया प्रेरणिक प्रतिघात, ये हो गया धारितीय प्रतिघात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। संबंध मतलब फॉर्मूला होता है, ठीक ना। ये नहीं पूछता है कि कौन के चाची या मौसी या दादी या नानी है, ठीक। तो संबंध का मतलब सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है कि शक्ति गुणांक के लिए सही संबंध कौन है। तो देखिए सही संबंध होता है, शक्ति गुणांक का फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं। शक्ति गुणांक का सही फॉर्मूला होता है यथार्थ शक्ति बटा में यह माध्य शक्ति होता है या आभासी शक्ति होता है। तो आभासी शक्ति। और देखिए जो किताब है ना, किताब में ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं दिया। किताब मतलब की में इसमें मिस प्रिंट है, बताया ना शुरू में मिस प्रिंट है, इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है। तो बी में या सी में दोनों में सेम ऑप्शन में दिले है जस के तस। तो हम लोग सुधार लेते हैं, सी में कर लेते हैं यथार्थ शक्ति या बटा में आभासी शक्ति, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है। मिस प्रिंट से आ गया है, क्योंकि ध्यान गड़बड़ा गया होगा, छप गया होगा, तो हम लोग सुधार देते हैं। हम लोग केस कर जाएंगे, तो छोटा मोटा बात लेंगे, सुधार लेंगे कि 54 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक। देखिए आ गया कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है। तो देखिए हम अभी आपको बताए थे कि बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन। तो देखिए बीबी रोए फिर क्या बोले थे ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी ब्यूटीफुल वाइफ, ठीक। वेरी गुड वाइफ बोले थे, तो वेरी गुड वाइफ बोले थे उसमें होगा हमारा कमाल याद करने से मतलब है काम। तो देखिएगा लगे 0 बताए थे, 1 बताए थे, 2 बताए थे, 3 बताए थे, 4 थे, क्या होगा 5। तो देखिए तो हाँ ये है 55 का होगा आंसर सी। 55 के सी हो गया आपका सही ऑप्शन, ठीक। चलिए अब जो है 56 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बी दे, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में भी वेग से गतिमान आवेश क्यू पर लगने वाला बल। तो देखिए वेक्टर बी में भी वेग से गतिमान आवेश क्यू पर लगने वाला बल जो होता है ना, होता है F बराबर Q इंटू V क्रॉस बी। ऐसा ऑप्शन देखते हैं कौन में है, ऐसा ऑप्शन कोई में नहीं है, ठीक ना। तो सुधार लीजिएगा, हमारा हिसाब से बी में ऐसे कर लीजिए, ठीक।
सही माना जाएगा उसी को, क्योंकि आगे कोई मेंशन है ही नहीं दिले है, ओकरा में दे दिया है उल्टा बी क्रॉस भी दे दिया है, और जबकि होता है बी क्रॉस बी। सुधार लीजिए सुधार लीजिए, मैं इसे कहे थे कि ऑप्शन गलती गलती दे दे है, वही सुधार लेंगे, हम पढ़ा रहे हैं, आपकी बात नहीं है। मतलब लड़कवानी से पढ़ेगा गलती मार के आएगा, सब कहेगा कि रिजल्ट में कैसे तो गड़बड़ा गया, और ये में गलती दे रहे हैं, सुधार दे रहे हैं, ठीक ना, कोई बात नहीं। चलिए 56 का ऑप्शन हो गया बी, लेकिन हाँ सुधार लीजिएगा, ए बराबर क्यू इंटू भी क्रॉस बी होता है, उसमें दे दे बी क्रॉस बी, गलती दे रहे हो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं। 57 दल की पदार्थ की प्रतिरोधकता के निम्नलिखित में से कौन सही है, तो हम लोग जानते हैं 57 है हो, 57 में होता है R बराबर रो इंटू एल बाई ए, लेकिन हम लोग से पूछा है रो, तो एक हिन्ने भेजते थे गुना में कि तू हमने जो, तो हो जाएगा आर इंटू ए, एक भेजते भागा में कि तू हमने भाग, भागा में भाग, तीन भाग क्या गया, तो देखते हैं इस ऑप्शन कौन में, और इस ऑप्शन ए में है, तो 57 का ऑप्शन सही होगा ए। 58 के पूछा विभव प्रवणता बराबर होता है, हम लोग जानते हैं कि विभव प्रवणता बराबर होता है E बराबर माइनस dv बाय dx। अब एक में कोई ऑप्शन नहीं है dv बाई dx वाला, कैसे E बराबर तो नहीं दिले, लेकिन dv बाई dx दिले हैं, तो एक में से हम लोग मान लेते हैं C में कहा खाली dv बाई dx दिया हुआ है, विभव प्रवणता को लिखते हैं dv बाई dx से, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसी को धर लेते हैं। अरे जरा फेर में गए थे वो नहीं मिला, तो जो ऐसा दिखाई देगा ऊपर पकड़ के लिए आएंगे, हमारा तो सी में वही लग रहा है, ऊपर मार देते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है, तो देखिए विद्युत फ्लक्स का दो ऐसा ही मात्रक होता है, इसमें क्यों दे रहे हैं। अब देखिए कहेगा से कि खान सर की कॉपी कर रहे हैं, और क्या करे बताइए, हुए मुंह से निकल जाता है कभी कभी। विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्र दो होता है, पहले विद्युत फ्लक्स का फार्मूला हम बता देते हैं। फार्मूला होता है वेक्टर ई डॉट ए, एक मान हो जाता है ई ए कोस थीटा, ठीक। अब देखिए अगर फार्मूला से हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र का होता है न्यूटन प्रति कूलम, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं, एक पर होता है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर वाला तो ऑप्शन दे ले है, ऑप्शन सी होगा एक 59 के वोल्ट मीटर। अब विदित हो गया 59 सी सही ऑप्शन। देखिए संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित में से n का मान संभव नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए, 70 बना देंगे, नींद आ रहा है, सुतला जरूरी है, सुबह उठ के 6 बजे से पढ़ाना है, करो 6 बजे से नहीं, ये भी 8 बजे क्लास। संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है। देखिए इसमें Q बराबर एन में n जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस प्रकार से होता है, दशमलव में नहीं होता है। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मान संभव नहीं है, तो सी में 4.2 दे दे है, जो कि हम बता रहे हैं कि दशमलव में नहीं होता है, तो सी में हो जाएगा एक आंसर 4.2 संभव नहीं होगा। चलिए 61 पूछा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, तो हम लोग जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है ना, उसी बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। ऐसा ऑप्शन जो है ए में, तो 60 के सही सॉरी 61 के सही आंसर क्या होगा, ए होगा, और ए में है सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। इसके बाद तो हम पहुंच ही गए हैं नजदीक में। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 62 विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। कोई बात नहीं, एक 3 गो फॉर्मूला होता है शक्ति के। देखिए पहला बात कि हम शक्ति के फॉर्मूला लिख देते हैं। एक होता है P बराबर W बटा T, एक होता है P बराबर I स्क्वायर R, एक होता है P बराबर V स्क्वायर बटा में R, एक वाव होता है, एक तो हो जाता है, ये तो हो ही गया है, एक से निकाल देते हैं, ये तो निकाल ही लिए V स्क्वायर में R, ठीक है, और यह भी ठीक है, एक वाव कौन छूट रहा है, P बराबर ठीक है, भी शक्ति का फॉर्मूला, भी शक्ति का फॉर्मूला, भी शक्ति का फॉर्मूला। अच्छा देख लेते हैं, ध्यान से उतर गया है। 62 के सी में तो है V स्क्वायर में यार, तो 62 का सही आंसर हो जाएगा सी, का सी है ये वाला है। V स्क्वायर विद्युत शक्ति का फॉर्मूला तीनों होता है, एक वाव होता है, लेकिन दिमाग में आ ही नहीं रहा है कौन वाला होता है। लेकिन एक बात है कि किसी में प्रतिरोध का कभी स्क्वायर नहीं होता, तो याद आएगा तो बता देंगे बाद में। हाँ याद आ गया, याद आ गया। एक वाव होता है P बराबर VI होता है, वही कहेंगे दिमाग में कुलबुल कुलबुल कर रहा है यार। देखिए 4 विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर W T, P बराबर I स्क्वायर आएगा, P बराबर V स्क्वायर में R, और P बराबर VI, जिसमें से देखिए ऑप्शन सी सही हम लोग के, ये वाला V स्क्वायर में R होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में है धारितीय प्रतिघात बराबर होता है। देखिए बताए थे पीछे कि धारितीय प्रतिघात जो होता है ना, वो XC बराबर आपका होता है 1 बटा ओमेगा C। अरे वहां पर ही जहाँ आया था कि धारितीय सॉरी प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है, तो बोले थे कि धारितीय प्रतिघात का फॉर्मूला तो 1 बटा ओमेगा C। देखिए आगे देने हैं ये, तो एक सही ऑप्शन जो होगा आपका 63 का डी होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है कि जैसे कोई एक तत्व है, अब देखिए तत्व का दिया है, तत्व दिया है x a z, इसमें a होता है तत्व का द्रव्यमान संख्या और z होता है तत्व का परमाणु संख्या। और जब किसी परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है, जब किसी परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है, तो अल्फा कण के उत्सर्जित होने पर उसके द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी आती है और परमाणु संख्या में 2 इकाई की कमी होती है। तो इस हिसाब से देख लेते हैं कौन द्रव्यमान में 4 कमी दिखा रहा है, तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में दिखा रहा है इसके द्रव्यमान में 4 कमी आया है और परमाणु संख्या में 2 कमी आया। दिखा देते हैं आपको भी। देखिए ऐसा दिया हुआ है ए जेड, बन गया है वाई, का द्रव्यमान कितना कमी आया है 4, परमाणु संख्या 2, और इससे निकला कौन है बाहर, तो हीलियम बाहर निकला है। तो हीलियम का द्रव्यमान 4 होता है, परमाणु संख्या 2 होता है। और यदि किसी परमाणु के नाभिक से बीटा किरण उत्सर्जित होता है, तो उसका ए का जो मान होता है अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसका परमाणु संख्या जो होता है ना, उसमें एक वृद्धि हो जाता है। किसके उत्सर्जन, बीटा कण के उत्सर्जन। ठीक, बीटा कण उत्सर्जित होगा तो द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परमाणु संख्या में एक वृद्धि हो जाएगा। लेकिन अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है और परमाणु संख्या में 2 इकाई की कमी होती है। और इस प्रकार का जो ऑप्शन है ए में है, इसलिए 64 का सही आंसर ए होगा। अब 65 नंबर क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन नंबर 65वां क्वेश्चन नंबर 65वां क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में दिले है निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। देखिए मौलिक कण तो 3 ही होता है परमाणु के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके अलावा कोई मौलिक कण नहीं होता है। ऐसे परमाणु में कुल 35 प्रकार के कण होते हैं, लेकिन 35 में से 3 ही कणों को मौलिक कण कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। इसका कारण क्या है
कि ये तीनों कण जो है लगभग सभी परमाणु में मौजूद होता है। लगभग सभी प्रकार के परमाणु में तीनों मौजूद होता है, केवल हाइड्रोजन को छोड़ करके। हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन और केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। उसको छोड़ करके बाकी सब में तीनों मौजूद होता है। इसी कारण से इन तीनों कणों को हम लोग मौलिक कण कहते हैं। तो ऑप्शन में अल्फा कण दिया हुआ है, तो अल्फा कण मौलिक कण नहीं होता है। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, अल्फा कण। टीवी प्रसारण के निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति यूज की जाती है? तो देखिए, टीवी प्रसारण के लिए यूज किया जाता है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। और इसका ऑप्शन जो है सी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, 66 के सी होगा, क्योंकि सी में ही इस प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ है। और 67 में दिया है कि क्षीणता को मापने के निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक यूज किया जाता है? देखिए, क्षीणता क्या होता है कि जब विद्युत चुंबक की तरंग किसी माध्यम से होकर के गुजरता है तो उसकी तीव्रता में कुछ कमी आ जाती है, प्रबलता में। तो उसकी प्रबलता को मापने का इकाई होता है डेसिबल, इसलिए क्षीणता का मात्रक जो है आपका डेसिबल होगा। इसलिए 67 का सही आंसर क्या होगा? 67 का सही आंसर ए होगा, क्योंकि उसमें डेसिबल दिया हुआ है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 में है कि एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है। तो पी प्रकार के अर्धचालक में होल की अधिकता होती है और एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो पी प्रकार का अर्धचालक जो है धनावेशित होता है होल के कारण। तो 68 का सही आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक, तो 68 का सही आंसर ए लिख देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 69 में दिया हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। तो देखिए, बोर का जो अभिगृहित था उसमें बोर ने कहा था कि जो परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में घूम सकता है जिसमें उसका कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग यानी एम्पियर का मान h/2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है। ठीक, पूर्णांक गुणज यहाँ पर n हम लोग लिखेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय, न्यूनतम मतलब पहला कक्षा कह रहा है, पहला कक्षा के लिए n का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा h/2 पाई। और h/2 पाई किसमें है? तो इसी में है, इसलिए 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 69 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। और देखिए, पूछा है कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। देखिए, जो एन टाइप का अर्धचालक होता है ना, तो एन टाइप के अर्धचालक को हम लोग दाता अपद्रव्य परमाणु, दाता अपद्रव्य भी कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग वर्ग 15 के तत्वों को मिलाते हैं। देखिए, एन टाइप का जो अर्धचालक होता है वर्ग 15 के तत्वों को मिलाकर बनाया जाता है, और जो पी टाइप का अर्धचालक होता है उसको वर्ग 13 के तत्वों को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग पी टाइप के जो अर्धचालक होता है उसको ग्राही प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है, और जो एन टाइप का अर्धचालक होता है उसको दाता प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। और दाता प्रकार का अर्धचालक जो है 15 तत्वों के मिलाने से बनता है और उसकी संयोजकता 5 होती है। और ग्राही प्रकार का जो होता है एन टाइप, पी टाइप वाला जो होता है वो 13 से बनता है, तो उसके लिए संयोजकता 3 होती है। तो इसके लिए 70 का सही आंसर सी होगा, क्योंकि दाता कह रहा है, तो इसका सही ऑप्शन सी 5। चलिए, इसमें जो है देखिए, मैंने बता दी, इसी तरह से हम डेली जो है आपको एक सेट जो है बना करके डेली बताते जाएंगे, और इसी तरह से अपना आंसर जो है उसमें सुधार लीजिएगा सही सही, और सही सही मिला करके सही से याद कर लीजिएगा। नहीं तो एक बार दिमाग में गलती आंसर बैठ गया तो फिर उसको आपको लगेगा कि वही सही है, लेकिन सही तो आखिर सही होता है और गलती आखिर गलती होता है। क्योंकि आपके सही मानने से क्या होता है, एग्जामिनर तो चेक करेगा तो सही आंसर मिलाएगा आपको, और गलती निकल गया तो काट ही देगा आपका। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। बड़ा जोर से नींद आ रहा है भाई, अब बर्दाश्त नहीं होगा। 3:30 बजे बताए, 8 बजे से क्लास लेना है, बड़ा लंबा क्लास चलता है मेरा। सुबह में 8 बजे से पढ़ाना शुरू करते हैं तो शाम के 6 बजे जाकर रुकते हैं, और फिर टाइम निकाल कर पढ़ा देना थोड़ा सा, ताकि आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लिख लें और अच्छा से पास हो जाए नंबर से। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।